Hey, what's up guys? Thanks for tuning back to the channel and welcome to another vlog. इंडिया सीरीज़ में आपका स्वागत है। इंडिया आए हुए हैं और 4 साल बाद आए हैं और 4 साल ही बाद मैं अपने परिवार से, फैमिली से, भाई से मिला हूँ और बस आराम कर रहे थे, चाय वाय पी है, शाम का वक्त है और ये हमारे भाई साहब लंदन से आए हुए हैं। ये लंदन रहता है और मैं कनाडा रहता हूँ। तो एक डिबेट सी छिड़ गई थी। अब आपको पता ही है यार, दो भाई कितनी देर तक मतलब प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं, कहीं ना कोई तो बहसबाजी करेंगे ही ना छोटी मोटी। तो यार एक वैसे ही मैं इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तू भी कनाडा आ जा, छोड़ लंदन, यूके छोड़, क्या कर रहा है वहाँ पे, अपना दोनों भाई साथ में रहेंगे, वहाँ पे चिल करेंगे और क्या। बट ये भाई लगा हुआ है कि नहीं यार मेरे को तो यूरोप पसंद है, खासकर इसको यूके बहुत पसंद है। लंदन अब मुझे नहीं पता भाई क्या ऐसी खास बात है, तो इसकी सहेली है वहाँ पे या कोई चक्कर है, बट एनीवेज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो क्योंकि डिस्कशन कर रहे थे कनाडा वर्सेस यूके का हम लोग, तो मैंने कहा रुक जाओ, इस डिस्कशन को ना, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, मुझे कैमरा उठाने दें। तो बस हम कैंडिडली एक व्लॉग बना रहे हैं और बड़े कैजुअल डिस्कशन करेंगे, कैजुअल टॉक करेंगे कनाडा वर्सेस यूके की। मैं आपको वैसे ही पहले एक डिस्क्लेमर सा दे देता हूँ कि भाई ना हम कोई एजेंट है, ना हम कोई मतलब इमिग्रेशन से हमारा कोई नाता दाता है। इट्स जस्ट लाइक हम डिस्कशन कर रहे थे, एक डिबेट कर रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के सामने करें, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, आप लोगों को भी इन्वॉल्व करें। और जस्ट लाइक हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमें पसंद आता है या हमें जो डिसलाइक, जो चीज़ हमें लगती है कि नहीं अच्छी, प्रोज एंड कॉन्स काइंड ऑफ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। So let's get started. यो चल काके, तू दस कि भाई यूके के अंदर रहने खाने पीने का खर्चा कितना आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है तेरी, चल ये बता। तो लंदन जैसे आपको पता है बहुत महंगी जगह है, तो रेंट से स्टार्ट करते हैं हम। रेंट अगर 2 बेडरूम हाउस देखें सेंट्रल लंदन में 2000-2500 का 2 बेडरूम हाउस ईजिली मिल सकता है, एंड यूटिलिटीज़ प्लस विच इज़ अनदर 500। तो देखा जाए मोटा मोटा 2.5 लाख का सेंट्रल लंदन। तो 1 पाउंड 100 रुपये के बराबर है, मैं पहले बता देता हूँ, है ना अभी। जी, लेकिन लंदन के बाहर बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, बहुत डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जैसे कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर, आपने नाम सुना ही होगा। एंड वहाँ पर रेंट लिटरली आधा हो जाता है, यूटिलिटीज़ उतनी ही रहती हैं। ओके कनाडा में क्या सीन है? ओके मेरी बारी है, अच्छा तो यार अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा के अंदर टोरंटो से स्टार्ट करते हैं। अगर एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है रेंट पे, तो $2,500 का आपका रेंट है, खर्चा है महीने का, ठीक है। और यूटिलिटी $100-200 ऐड कर लो, तो लगभग 2700 अप्रॉक्स, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, रेंज दे रहा हूँ टोरंटो या GTA की, अगर आपको वहाँ पे रेंट पे एक अपार्टमेंट लेना है 2 बेडरूम, ठीक है। और तो आप उसको INR में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 1 CAD इज इक्वल टू 60-61 INR है, तो लगभग 1.5 लाख रुपये आपको चाहिए महीने के लिए रेंट पे, ठीक है। और बट अगर आप दूसरे शहर में मूव कर जाते हो, कैलगरी है, ठीक है, ऑटवा है, और भी कई सारी डिफरेंट सिटीज़ हैं, राइट। अब जैसे मैं सेंट जॉन में रहता हूँ, तो मेरा जो रेंट है अराउंड अबाउट $1300-1350 है, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% हो गया, है ना, ठीक है। और यूटिलिटी सेम कहूँगा मैं, सिमिलर है यूटिलिटी, $100-200 जो आता है गर्मी सर्दी के हिसाब से, ठीक है। तो देखा जाए फिर उस हिसाब से लंदन या फिर यूके बहुत एक्सपेंसिव हुआ। या यूके इज एक्सपेंसिव, लाइक दोनों साइड आप देख लो, बड़ी सिटीज़ छोटी साइड, तो इसीलिए कहते हैं कि लंदन बहुत महंगा है या यूके ही ओवरऑल बहुत एक्सपेंसिव है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक ग्रोसरीज भी आ जाती है, ठीक है ना, मैं साथ साथ ग्रोसरीज भी ऐड कर देता हूँ। अगर एज अ फैमिली मेरी ग्रोसरीज जो है $700-800 आती है महीने की, ठीक है। कभी $100-150 बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा स्पेंड कर लेंगे, कभी कम भी हो जाती है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। बट अक्रॉस कनाडा मैं कहूँगा कि ग्रोसरीज का खर्चा सिमिलर होगा, बट हाँ प्रोविंस टू प्रोविंस डिफर करता है थोड़ा सा, क्योंकि टैक्सेस जो है ना हमारे यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे अल्बर्टा में 5% है और सब किसी जगह 15%, किसी जगह 13%। तो तेरे क्या सीन है? सेम सीन है अक्रॉस यूके, वेरी सिमिलर। एंड अगर देखा जाए मेरा अकेले का महीने का खर्चा वो 300 से 400 पाउंड के बीच में आता है, और अभी मैं खाना खुद बनाता हूँ, एंड विच इज़ 30,000 to 40,000 INR। अगर आप फैमिली को देखें तो डबल नहीं करते, नहीं, तो लिटिल लाइक 1.5 टाइम्स हो जाता है, तो आप 50,000 मान के चलें मोटा मोटा, अगर आप फैमिली का खर्चा देख रहे हैं यूके में। तेरा 50,000 तुम्हारे यहाँ, तो हमारे यहाँ अराउंड अबाउट मैंने बताया जैसे 48,000, या तो सिमिलर हो गई, तो सिमिलर हो गया, 19-20 का फर्क आया, ज़्यादा फर्क आया। तो यानी मेन गेम जो हुआ रेंट का हुआ
पूरे कनाडा वर्सेस यूके के exactly. यूके रेंट वाइज महंगा हो गया। बिल्कुल। रेंट तो होता रहेगा, तो मुझे बता मेन गेम वेदर कैसा है? वेदर बहुत बढ़िया, कनाडा में मस्त वेदर है और क्या मस्त चल रहा है। सी लाइक ऑनेस्टली वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, हार्श हो जाता है विंटर्स में, ठीक है। हर तरीके का टेम्परेचर आता है विंटर्स में, -20, -10, -25, -30, ईस्ट टू वेस्ट डिफर करता है, ठीक है ना। आप वैंकूवर साइड चले जाओ, थोड़ा वेस्ट चले जाओ तो यार वहाँ पे जैसे बर्फ़ नहीं भी गिरती, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे कम गिरती है, मतलब विंटर्स में झुंगा सा आता है, थोड़ा बहुत गिरती है, हाँ। बट ओवरऑल यार वेदर इज़ मैनेजेबल। अब जैसे मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ तो -20 के आसपास जाता है, उससे -22-23, वो भी 2-4 दिन आते हैं, -10, -12-14 के आसपास चलता रहता है। बट इट्स ऑल गुड, मैनेजेबल है, सारी सुविधाएं हैं, सारे उपकरण हैं, जो गवर्नमेंट भी अथॉरिटीज़ भी हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी रोड्स को क्लियर कर देती है। तो और अंदर भी हीटर चलते रहते हैं, तो फील इतना होता नहीं है। बट जस्ट लाइक यू आर इंडोर्स ज़्यादातर, तो वो थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेसिंग हो जाता है। बट यार ओवरऑल आई वुड से इट्स मैनेजेबल। साथ साथ आप ये देखो ना, जो स्नो गिरती है, विंटर्स आती हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मज़ा ही अलग है, उसका भी अलग मज़ा आता है, एनकरेज करती हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जब समर्स आती है, वे फॉर ब्यूटीफुल लॉन्ग डेज, ब्यूटीफुल इवनिंग, समर्स नाइस। बट लाइक लंदन में तो आई डोंट थिंक सो इतनी बर्फ गिरती होगी जितनी हमारे लंदन में चाय हमारी बर्फ नहीं बनती तो हम सुबह चाय का स्वाद ले सकते हैं। बारिश जरूर रहती है, जैसे बोला गया वैंकूवर का सीन, हाँ। तो थोड़ा वैसा सा ही है कि टेम्परेचर जाता है नेगेटिव में, -5 तक चला जाता है, -6 चला जाता है, बट वो मुश्किल से 20 दिन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, और 1-2 बार स्नो गिर जाएगी, लेकिन वो जो स्नो का स्वाद होता है ना, वो अलग ही स्वाद होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं स्नो, वो गेम बन जाता है, तो वो एक अच्छा हैप्पी एंड पे है। तो वेदर ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि लंदन या यूके का बहुत फेवरेबल है। एंड इट्स विंडी? It is windy, not a lot. It's manageable, especially central cities और इन सब एरियाज में बहुत manageable। और summers तो I think Summers next level UK की next level है। I think Canada की summers भी बहुत अच्छी है, like it's very nice। और हमारे यहाँ तो फायदा ये है कि यूरोप पास में ही है, सब लोग स्पेन चले जाते हैं 1 घंटे की फ्लाइट से, तो उसका स्वाद ही अलग है, कनेक्शन अलग। हाँ, Yes। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं, यहाँ पे यूके थोड़ा सा अबव रेट होता है, अबव Yes। वी विल स्कोर। चलिए यार सोफे पे बैठ के बात करते हैं, थोड़ा सा ना डाइनिंग टेबल पे अनईजी सा गेम हो रहा है, अपना इधर बैठते हैं। अब यार ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं यूके में। तो तू बता पहले, तेरे यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है? मैं तो ये बोलूँगा यूके इतना अच्छा कनेक्टेड है रेलवे से, आपको ही पता होगा रेलवेज का शुरुआत ही यूके से हुई थी, तो इट्स वेरी वेल कनेक्टेड ऑल द सिटीज़ इन यूके। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली लंदन की बात करूँ, अंडरग्राउंड ट्यूब नेटवर्क, ट्यूब बोलते हैं हम लोग, इतना अच्छा कनेक्टेड है कि आप 1 घंटे में एक कॉर्नर, ये ग्रेटर लंदन की बात कर रहा हूँ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुँच जाएंगे। और अगर वही आप गाड़ियों से जाएंगे 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। तो एवरीवन, मतलब इवन की हायर क्लास पीपल हु आर अर्निंग रियली वेल, वो लोग ट्यूब पे जाना प्रेफर करते हैं। एंड आई थिंक इट्स हार्ट ऑफ लंदन। तो बट कार्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्स आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, है ना? यस, इन कंपैरिजन। यस, कार्स आर एक्सपेंसिव, हर जना अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं, मैं ये बोलूँगा कि मिडिल क्लास इजीली अफोर्ड कर सकती है। लंदन के बाहर लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, लंदन में टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, रोड टैक्सेस वगैरह, पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, वो जो है गाड़ी रखना और एक्सपेंसिव बना देता है, तो वहाँ पर अफोर्डेबल नहीं है। अब लंदन के बाहर जाएंगे तो मिडिल क्लास फैमिलीज ईजिली गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकती हैं, हम लोगों के पास है। बट ज़्यादा डिपेंडेंसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी, कनाडा में अगर मैं बात करूँ, पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर प्राइवेट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मेट्रोज को छोड़ दो, बट मेट्रोज के अंदर भी, मेट्रोज में इफ आई टॉक अबाउट टोरंटो, वैंकूवर, ठीक है ना, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स हैं, ठीक है ना, और गो ट्रेन जैसे टोरंटो में काफ़ी फेमस है। एंड देन सिटीज़ आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ट्रेन नेटवर्क। मैंने कभी सफ़र नहीं किया, बट जितना मैंने सुना है कि उतनी तेज़ नहीं चलती, उतना सुपर नाइस नेटवर्क नहीं है जैसे यूके में है, चाइना में है, या अक्रॉस द वर्ल्ड है। ज़्यादातर डिपेंडेंसी हर जने की अपनी कार्स के ऊपर है, और कार्स की अफोर्डेबिलिटी भी जो है ना इजी है, हर जना अफोर्ड कर पाता है, लोअर क्लास से मिडिल क्लास, अपर क्लास।
हर तरह की गाड़ियाँ आती हैं यार, छोटी से बड़ी। मेरे हिसाब से कनाडा में बिना गाड़ी के गुजारा नहीं है। थोड़ा कम है, बसेस भी होती हैं, सारी तरीके की सर्विसेज हैं, बट अगेन उस तरीके की क्विक सर्विस, उस तरीके की जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जैसे सिंगापुर में है, या कह लो कि यूरोप में या आपके क्या कहते हैं यूके में, वैसा नहीं है। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो अगेन यूके विंस, बट अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आई थिंक हेयर कनाडा स्कोर्स मोर। सो इवन स्टीवंस इफ आई टॉक अबाउट एंटायर ट्रांसपोर्टेशन। चलो यार, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन सिस्टम वो कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। जो इवनी सिंह जी हैं जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं आराम से, हाँ जी सर बताएं आपके यूके में एजुकेशन सिस्टम का क्या सीन है? देख भाई, when it comes to UK's education, there's no competition. It's one of the top notch for everything. अगर हम स्कूलिंग की बात करें, स्कूलिंग फ्री है बट बहुत अच्छी एजुकेशन है बच्चों की। एंड अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जितनी भी ओल्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, LSE, LPS, सब UK में हैं एंड टॉप 10 रैंकिंग्स में आता है। तो देयर इज़ नो कंपटीशन फॉर दीज। इवन की मीडियोकर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर जैसी यूनिवर्सिटीज़, वो भी उनके जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर अर्निंग रियली वेल, दे आर वेल सेटल्ड और वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन में यूके के हिसाब से यूके का कोई तोड़ नहीं है। बट मुझे फिर भी पता है कनाडा जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है एजुकेशन के मामले में, वो भी कम नहीं है। तो अब कनाडा के बारे में बताएं। सी एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड, प्रीटी नाइस, ठीक है ना। अगर हम US, UK और जर्मनी के बाद अगर देखें तो आई सर्टनली फील कनाडा का नाम आता है, ठीक है ना। तो टॉप 5 में हमारे यहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम है, कनाडा का भी। स्कूलिंग हमारे यहाँ भी ग्रेड 12 तक फ्री है। अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज़, वी हैव रियली नाइस यूनिवर्सिटीज़ विद वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम, काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई है अपने यहाँ पे भी। और अगेन IB है, स्पेसिफिकली लोग बिजनेस प्रोग्राम्स करने आते हैं, UBC है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मैगिल यूनिवर्सिटी है। और यार ये तो मैं एक व्लॉग में पहले भी बता चुका हूँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक है जहाँ से मैं भी ग्रेजुएट हुआ। सो वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, 1785 से है। अच्छा, हाँ जी। सो अगेन एजुकेशन सिस्टम आई वुड से इज सर्टनली नाइस एंड सर्टनली गुड, बट यार यूके के सामने मैं कहूँगा कि हल्का सा हम नीचे हो जाते हैं। जिस तरीके की हम हिस्टोरिकल और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं यूके में, और एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 हम हैं, बट बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। कनाडा इज़ नॉट वेरी फार। हाँ जी बाजी, सब बढ़िया, एक नंबर बादशाह, एक नंबर। थल्ले बह गए हैं थोड़ा जा आराम से। आप ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। अब बताओ किस चीज़ पे चर्चा करी जाए नेक्स्ट? देखो, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेल्थ केयर। किसी भी नई कंट्री में सेटल होने से पहले हमें हेल्थ केयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अग्रीड। ठीक है। और हम UK, कनाडा, US, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आती हैं, इनका हेल्थ केयर ऑलरेडी A क्लास है, तो हम इन पे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। दैट वाज लाइक, और दैट इज़ लाइक क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम या मेडिकल सिस्टम कैसे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जो आम जनता है उनके लिए क्या सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखी है। जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट कनाडा, तो फ्री है सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट फ्री है अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री, ठीक है, या कॉस्मेटिक्स कुछ भी आ जाता है, फिजियोथेरेपी, ठीक है ना, या आंखों से रिलेटेड। किसी भी परमिट पे हुआ अपार्ट फ्रॉम विजिटर वीज़ा, जनरली हर प्रोविंस में हेल्थ केयर फ्री है, हेल्थ केयर कार्ड बन जाता है। स्टडी परमिट पे कुछ 1-2 प्रोविंसेस हैं जहाँ पे नहीं है हेल्थ केयर, बट ओवरऑल सारे स्टेटसेस पे यू काइंड ऑफ गेट अ फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि यूके में सेम होगा या फ्री होगा। यूके का सीन देखें, अगर जितने भी स्किल्ड वर्कर वीज़ास या दूसरे वीज़ास हैं, उन पे आपको एक सरचार्ज देना होता है, विच इज़ मिनिमल है, विच इज़ नॉट अ लॉट, 1000 पाउंड के अराउंड है एक साल का। लेकिन 5 साल बाद जब आपको ILR मिल जाता है, उसके बाद से आपको कोई भी NHS के लिए, NHS बोलते हैं हम, नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, उसके लिए आपको कोई सरचार्ज नहीं देना होता, वो कम्प्लीटली फ्री है।
पूरी कंट्री के लिए। सो बेसिकली काइंड ऑफ जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो, सिटीजन बन जाते हो, हमारे तब लिए आप ILR कहते हैं, हाँ, जैसे PR होता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए ILR तब फ्री होता है ना। बिल्कुल। उससे पहले आप अगर वर्क परमिट्स पे हो, स्टडी परमिट्स पे हो, इट्स नॉट फ्री। नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ। एक और चीज़, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम डेंटिस्ट और आई सर्जन्स और इन सब चीज़ों की बात करें, ये फ्री नहीं है, लेकिन ये बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पे है। ऑलमोस्ट 35% पे करना होता है आपको। तो ये NHS का जो आप फीस सरचार्ज पे करते हो उसी के अंदर कवर हो जाता है? सब कवर हो जाता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। वो चीज़ है फिर तो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम मेडिकल सिस्टम के बारे में कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो वेट टाइम कितना लगता है यार अगर कोई अपॉइंटमेंट लेनी है आप लोगों को? क्योंकि कनाडा में इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, काफ़ी डिबेट रहती है। हर रोज़ कोई ना कोई परेशान ही रहता है कि यार मैंने 9 घंटे आज इमरजेंसी में वेट किया, कभी 10 घंटे। अपॉइंटमेंट हफ्ते के बाद मिलती है, सर्जरी 1.5 साल 1 साल के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, या वेट लिस्ट में आप डल जाते हो। सो यूके में भी ऐसा ही है क्या सर? बिल्कुल है ऐसा। अच्छा। अगर आप आम जनता हैं तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार है। इमरजेंसी सर्विस में भी आपको 8-9 घंटे, अगर आपको एक ज़रा से स्टिचेस लगवाने हैं उसके लिए भी आपको 10 घंटे वेट करना ओह माय पड़ता है। गॉड, ओके। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो सारी लाइनें आप बाईपास करके आपको 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट मिल सकती है, या अगले दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है डॉक्टर के पास। इवन के ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। Oh wow, nice. So now this is a big contrast, I would say. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. People can buy private insurance and then they get the kind of a privilege to bypass the queue. But Canada में ऐसा नहीं है सिस्टम. ठीक है, कनाडा का सिस्टम सिंपल है, सरकारी है, और आपको अब बड़े से बड़े बंदे भी हो ना तो आपको वेट करनी ही पड़ेगी लाइन में, क्यू में. सो आई वुड से सर्टनली यहाँ पे भी एक लिटिल एज मैं यूके को दूंगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल सिस्टम. बाजी हेल्थ वेल्थ तो हो गई, हाँ जी, लेकिन रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? नौकरी करेंगे, नौकरी करके आ रहा है पैसा. तो करियर अपॉर्चुनिटीज बताओ यार. करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कनाडा के अंदर, सो देयर अबंडेंस ऑफ जॉब, ठीक है ना. हर तरीके के स्किल सेट के, हर तरीके के बंदे के लिए नौकरी है कनाडा के अंदर. इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्किल सेट क्या है. इफ़ यू आर इन निश स्किल सेट तो आपकी नौकरी भी जल्दी लग जाएगी. अच्छा, ठीक है ना. और ये भी मैटर करता है आप किस शहर में हो. अच्छा, ठीक है, जैसे टोरंटो में हो, वैंकूवर में हो, सो बिगर सिटीज़ डेफिनेटली बिगर पूल है अपॉर्चुनिटीज़ का, तो आपको चांसेस भी आपको जो नौकरी मिलने के ना ज़्यादा होते हैं. तो ये काफ़ी मैटर करता है. हम सेंट जॉन में, न्यू ब्रंसविक में तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना पड़ता है. अगर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, कौन सा ऑक्यूपेशन है जो सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है? यार मेरे ख्याल से डॉक्टर्स जो हैं नंबर 1, दे मिंट मनी लाइक एनीथिंग, राइट. ठीक है ना. लॉयर्स उसके बाद आई वुड से, या लॉयर्स भी बराबर ही कमा लेते हैं, ठीक है, बट अच्छा जी. हाँ जी, डॉक्टर्स, लॉयर्स मिंट मनी. फिर यार IT वाले कैसे बोल सकते हो? IT प्रोफेशनल्स दे आर मिंटिंग मनी, कूट रहे हैं पैसा. और US क्योंकि साथ में सटा हुआ है, और धीरे धीरे जैसे कि कंपनीज शिफ्ट हो रही है ना, और वीज़ा कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं US के अंदर, तो कनाडा के ऊपर काफ़ी फोकस है. अच्छा, तो वहाँ पे भी लाइमलाइट में कनाडा, तो काफ़ी अच्छा लोग आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं, IT वाले खासकर. जो CAs हैं, CPAs हैं, CFAs हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो फाइनेंस में डील करते हैं, अकाउंट्स में हैं, दे हैव अ गुड स्कोप एज वेल. काफ़ी अच्छा पैसा वो भी कमा रहे हैं. तो अगर ये तो सर्विस बेस्ड जॉब्स हो गई, अगर हम और जॉब्स की बात करें जैसे इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, उनका क्या स्कोप है? उनका बहुत अच्छा स्कोप है. इनकी तो डिमांड कनाडा में खासकर बहुत अच्छी है. ठीक है, प्लम्बर्स जो हैं यार, ये लोग इनका बहुत अच्छा सुपर डुपर गेम चलता है. ये भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं. हाँ, अच्छे पैसे बना लेते हैं. इट्स जस्ट लाइक दे हैव टू कंप्लीट सम सर्टेन सर्टिफिकेशन, और वो अपना लाइसेंस जब ले लेते हैं, ईदर दे वर्क इंडिपेंडेंटली और विद समवन. अच्छा, तो सॉलिड है गेम. ठीक अच्छा. है, कनाडा में आई होप द सेम विद यूके, या कुछ डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल वेरी सिमिलर सिनेरियो है. बस एक चीज़ का डिफरेंस है, हमारे यहाँ फाइनेंस वाले लोग जितना पैसा छापते हैं उतना कोई नहीं छापता, क्योंकि फाइनेंशियल हब है यूके, इकॉनमी चलती है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो यूके में, तो लोग उसके लिए आते हैं, वहाँ काम करने के लिए आते हैं.
खाली पैसा उनके लिए उनके दिमाग में नहीं होता Right. जब वो काम करने आ रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोग जो कनाडा जा रहे हैं या एम कर रहे हैं, या फिर जो लोग लंदन जैसी महंगी जगह पे आके रह रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। For the professional growth, to be Yes. honest, for their personal development, I would say. और क्योंकि वो बड़ी सिटी है, एंड आई गेस टोरंटो में भी ये होगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग स्विच बहुत जल्दी करते हैं एंड वो ग्रो बहुत जल्दी करते हैं। What about other different occupations जैसे कि आर्किटेक्ट्स हैं, फैशन डिजाइनर्स? मैं बहुत क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करूँ हाँ। तो उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा। 100 में से एक जना है जो फेमस हो जाता है बहुत ज़्यादा एंड उसका ब्रांड बन जाता है एंड लोग वो पैसा कमाते हैं। बाकी 99% हैं वो स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, एंड उसमें आर्किटेक्ट्स भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स भी आते हैं, हर टाइप के प्रोफेशंस हैं जो उस नीश एरिया में आ जाते हैं। अच्छा, और नौकरी आराम से मिल जाती है लंदन में अगर कोई बंदा आता है, या उसको हासिल करनी पड़ती है या स्ट्रगल करना पड़ता है, या सिमिलर सिचुएशन है जैसे कि सब जगह देखो, स्किल सेट की बात है? आईटी वाले हैं वो हाँ। तो एवरग्रीन है, पैसा कमाने में भी हमारे उसमें उन्हें बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है। सेम फाइनेंस वालों का सीन है, और सेम ही फाइनेंस रिलेटेड जॉब जैसे सीए और ऑडिट्स वाले लोग जो होते हैं उन्हें बहुत आसानी से Pretty जॉब मिल similar. जाती है। लेकिन बाकी जो ऑक्यूपेशंस हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए या फिर आर्टिस्ट हो गए, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव इंडस्ट्री, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उन्हें जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, कुछ लोग 3-3, 4-4 साल कहीं और जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन एक्टर्स की भी बात करूं मैं, वो लोग इतना और जॉब्स कर रहे हैं एंड देन साइड बाय साइड दे आर ट्राइंग टू गेट द मेन जॉब, तो उसके लिए 3-4 साल स्ट्रगल भी करते हैं लोग। ओके। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कनाडा यूके के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ सिमिलर है, अच्छी है, बढ़िया है। अगर आप हाईली स्किल्ड हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको नौकरी पाने में और ग्रो करने के लिए। ठीक है, बाकी यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक या योर क्वालिफिकेशन या हाउ नाइसली यू अप्रोच एन इंटरव्यू या यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ बेसिकली। Exactly. पेज तो कैसे हो अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, पेज 3 पे कैसे आना है। तो यार एक लास्ट और बड़ी इम्पोर्टेंट क्रूशियल बात मैं अभी डिस्कस करूँगा देर से, क्योंकि जब हम लोग बाहर मूव करते हैं ईदर एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो गेम होती है ना, या फाइनल सेटलमेंट होता है, वो बैक ऑफ द माइंड चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, कि यार अब इतना पैसा लगा रहे हैं, यहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम इस कंट्री में, तो आगे ग्रो भी फिर इस कंट्री में करें, क्यों कहीं ना कहीं हमारा टाइम ना वेस्ट हो रहा हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। तो परमानेंट रेजिडेंसी किस कंट्री में जल्दी मिल जाती है, या आपके देश में या यूके में जैसे आप रहते हो, तो क्या सिनेरियो है वहाँ पे? देखो सिंपल है यूके का, 5 साल मिनिमम स्किल वर्कर वीज़ा पे काम करना, उसमें एजुकेशन नहीं इंक्लूड होती। आपको 5 साल काम करना है, उसके बाद पीआर मिल जाएगी आपको, जो हमारे केस में आईएलआर बोलते हैं, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। अच्छा। एंड उस पर आप बिल्कुल एज अ रेसिडेंट हो, यूके रेसिडेंट, तो मिनिमम 5 साल की गेम है, एंड उसके बाद आपको वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब आईएलआर मिल जाएगा। तो आपको 5 साल रहना ही पड़ेगा यार, ये तो बहुत लॉन्ग टाइम है, बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन है। बिल्कुल। अगर मैं कनाडा की बात करूं यार, यहाँ पे तो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स निकले हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हैं, मैं तेरे को क्या बताऊं। और परमानेंट रेजिडेंसी आजकल तो मतलब 1-1 साल के अंदर, 6-6 महीने के अंदर आ रही है, ऐसा सीन चल रहा है। हाँ, इट्स वेरी रिलैक्स्ड। मेरे ख्याल से इस समय अक्रॉस द वर्ल्ड जो कनाडा वेलकम कर रहा है लोगों को, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग, राइट? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूएस सब ने अपने गेट्स कहीं ना कहीं बंद किए हुए हैं। वेट टाइम ज़्यादा है, जैसे ग्रीन कार्ड लेना हो यूएस के, तो पता नहीं 15-20 साल की वेट है। हाँ, और सेम ऑस्ट्रेलिया में। तो यार अभी तो ऐसा सीन हुआ था कि आप पढ़ रहे हो, एज अ स्टूडेंट आए हो, तो 6-8 महीने की पढ़ाई के बाद आप अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए। अच्छा। हाँ, और अगेन आई डोंट थिंक सो 5 साल का कहीं ना कहीं टाइम लगता है। अगर आप स्टूडेंट भी आते हो, ओपन वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद तो 3-3.5 साल, मैक्स टाइम 4 साल, बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ, 4 साल किसी को लगते हैं। 2-2.5-3 साल के अंदर आपका पीआर आराम से आ जाता है। तो इस केस में तो मतलब क्लियर विनर कनाडा कनाडा ही है। अगर परमानेंट रेजिडेंसी के एंगल से आप देखना चाहते हो तो यार कनाडा डेफिनेटली। चलो ये
ठीक है, लेकिन हाँ। एक बात बता, हाँ। तुझे इंडिया आने में कितना टाइम लगता है? 16 घंटे लग जाते हैं, वो भी तेरे अगर की। डायरेक्ट फ्लाइट हो। अच्छा। हाँ। और तो वैसे ही सेंट जॉन में रहता है, तो तुझे वहाँ से पहले एक बड़े शहर आना पड़ता होगा, फिर ट्रैवल करना होगा। हाँ, थोड़ा सा ही मुशक्कत रहता है, मतलब मेरे को 22 घंटे लग जाते हैं अगर इंडिया आना है। अच्छा हाँ। यार, मेरे तो 7 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है तेरे लिए, तू कभी भी आना चाहे आ सकता है, इसीलिए मुझे आज 4 साल लग गए आने में और तू बीच में 1-2 चक्कर मार चुका है। तो आई नो इस मामले के अंदर यूके इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। यस। तो आई थिंक वन कैन ट्रैवल ट्वाइस थ्राइस अ ईयर और इमरजेंसी में भी आ सकता है। कनाडा वालों को थोड़ा सोचना पड़ता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट एनीवेज आई थिंक यार आज जो चर्चा है, डिबेट हुई है, जो तेरे साथ जो डिस्कशन हुआ है, बड़ा ही हेल्दी, बड़ा ही अच्छा हुआ है। पहली बार है तू ढंग से तूने बात की, तूने लड़ाई ज़्यादा करी नहीं। ये तो तू वीडियो ऑन थी इसलिए मुझे लगता है, कैमरा मैंने पकड़ लिया तो तूने ढंग से डिस्कशन किया। बट एनीवेज गाइज, आई होप जो इस वीडियो को देख रहे हों उनके लिए मददगार रही हो, हेल्पफुल रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यूके भी अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है आफ्टर ब्रेक्सिट। ये आफ्टर ब्रेक्सिट, सही बात है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं, जैसे आजकल डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है यूके में, जो स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी ओवर देयर। और क्योंकि रिजेक्शंस हो रही हैं कनाडा के अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस। सो अगेन, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत बार बोल चुके हैं सब्सक्राइब कर दो, इस बार तो कर ही दो। ठीक है ना? और बेल आइकन ऊपर बजा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यार इंस्टा हैंडल भी है candid_Canucks। Until next time, take care, see you, bye. बाय बाय।